अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तालिबान के साथ फिलहाल मुज़ाकरात से इनकार। क्या अफगानिस्तान के ज़मीनी हालात ऐसे फैसले की इजाज़त देते हैं? इस पर हम बात करेंगे आज के शो में। प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ शामिल है। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। नताइज पर अमरीकी इदारे की रिपोर्ट मायूस कुन। ट्रंप इंतजामिया की सफरी पाबंदियों ने एक साल में लोगों को कैसे मुतासिर किया? और वादी जम्मू कश्मीर में मुकाबले के इम्तिहान की मुफ्त तैयारी का प्रोग्राम। अफगानिस्तान के लिए अमरीकी हिकमत अमली के अगर दो बुनियादी पहलू निकाले जाएं तो वो हैं तालिबान से लड़ाई और मुज़ाकरात एक साथ। लेकिन काबुल में हाल ही में होने वाले मुतअद्दिद बड़े दहशतगर्द हमलों के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये तासुर दे रहे हैं कि वो मुज़ाकरात में फिलहाल दिलचस्पी नहीं रखते। तफसीलात अमान अजहर से। हफ्ते भर में काबुल में होने वाला ये चौथा दहशतगर्द हमला था जिनमें अब तक 100 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। तवातुर से होने वाले इन हमलों के रद्द-ए-अमल में पीर को सदर ट्रंप की जानिब से भी मुज़म्मती बयान सामने आया, जिसमें कहा गया मासूम लोगों को बेदरेग कत्ल किया जा रहा है। बच्चों और खानदानों के बीच बम हमले हो रहे हैं। अफगानिस्तान भर में कत्लो गारत हो रही है। इसलिए हम तालिबान से बातचीत नहीं करना चाहते। इसके लिए तवील वक्त दरकार होगा। तो क्या सदर ट्रंप के इन अल्फाज को अफगान तालिबान से बातचीत के अमल को मुअत्तल करने का पेश खैमा समझा जाए? इससे कबल अमरीकी हुकाम समेत तज्जियाकार और अमरीकी ज़राए ब्लाग मुसलसल इस बात पर जोर देते रहे हैं कि अफगान मसले का हल सियासी तस्फिये से ही मुमकिन है। और अब सदर ट्रंप के हालिया बयान के तनाजुर में ये देखना होगा कि अगले चंद दिनों में अमरीकी हुकाम की जानिब से इस ऐलान की क्या तौजीहात सामने आती हैं। मेरी अब से कुछ ही देर पहले इस मामले पर साबिक अमरीकी सफ़ीर रॉबिन रेफल से भी बात हुई, जिनका कहना था कि सदर ट्रंप का ये कहना कि तालिबान के साथ मज़ीद गुफ्तगू नहीं होगी कोई नई बात नहीं है, बल्कि अमरीकी इंतज़ामिया का कुछ अरसे से मौक़िफ़ यही है कि फ़ौजी कार्रवाई के ज़रिए तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जाए। अलबत्ता उन्होंने ये भी बावर कराया कि मसले के सियासी हल की जानिब जल्द पेशकदमी भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी फ़ौजी कार्रवाई पर ज़ोर। अमान अजहर, VOA, वाशिंगटन। ये तो कुछ बात थी मुज़ाकरात की, लेकिन अफगानिस्तान में अमेरिका की फ़ौजी हिकमत अमली के क्या नताइज सामने आ रहे हैं, इस पे स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकन्स्ट्रक्शन या सिगार ने कांग्रेस में अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट पेश की है। तफसीलात के लिए हम बात करेंगे नदीम याकूब से। नदीम, अक्टूबर से अब तक अमेरिका की जो फ़ौजी हिकमत अमली है उसके क्या मकासद हासिल हो पाए हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक? ये ताज़ा रिपोर्ट अफ़गानिस्तान में अमरीकी कोशिशों की मायूस कुन तस्वीर पेश करती है। इसमें कहा गया है कि गुज़श्ता 16 बरसों में जिन अज़ला में अफ़गान हुकूमत का असर और रसूख था उनकी तादाद में कमी आई है और तालिबान और दूसरे ग्रोहों के कंट्रोल में इजाफा हुआ है। गुज़श्ता साल सिर्फ अक्टूबर के महीने में अमरीकी फ़ौज ने एक साल कबल यानी अक्टूबर 2016 के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा गोला बारूद इस्तेमाल किया। अमरीकी अस्करी कार्रवाई में शिद्दत आने के बावजूद अफ़गान हुकूमत मुल्क के कई इलाकों में आबादी पर कंट्रोल और असर रसूख कायम करने में नाकाम रही है। अफ़गानिस्तान में अमरीकी हिलाकतों में भी इजाफा हुआ है। 2017 के पहले 11 माह में 11 अमरीकी अहलकार अफ़गानिस्तान में मारे गए। अक्टूबर 2015 और अक्टूबर 2016 के मुकाबले में ये तादाद दुगनी है। एक और चीज़ जिसका जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है वो है इंसदाद मनशियात का प्रोग्राम। अमेरिका ने अफ़गान तालिबान ड्रग ट्रेड को निशाना बनाने पर 8.7 अरब डॉलर खर्च किए। इसके बावजूद गुज़श्ता साल अफ़गानिस्तान में पोस्त की पैदावार में 87% इजाफा हुआ, जो कि एक रिकॉर्ड है। रिपोर्ट में एक अहम पहलू जिसकी जानिब अमरीकी हुकाम की तवज्जो दिलाई गई है वो है कि अफ़गान हुकाम ने मुल्क में मादनियात के वसाइल के बारे में गैर हकीकी तवक्कुआत अपनाई हुई हैं। इस शोबे में जितनी रकम खर्च की जा रही है उसके मुकाबले में बहुत कम फ़ायदा हासिल हो पा रहा है और अमरीकी हुकूमत को इस शोबे में इमदाद फ्राहम करते हुए एहतियात बरतनी चाहिए। जी सर। थैंक यू वेरी मच नदीम याकूब हमें तफसीलात दे रहे थे सिगार रिपोर्ट की, जिसमें अमेरिका की अस्करी हिकमत अमली जो अफगानिस्तान में उसने अपनाई है उसके बारे में अपडेट्स शामिल थी। उसकी ताज़ा तरीन रिपोर्ट थी। सदर डोनाल्ड ट्रंप आज रात कांग्रेस से अपना पहला खिताब भी करेंगे, जिसे स्टेट ऑफ द यूनियन कहा जाता है। अमरीकी आइन सदर को पाबंद करता है कि वो मुंतखब नुमाइंदों और कौम को दरपेश दाखिली और खारजा चैलेंजेस के बारे में बताएं और उस पर अपनी पॉलिसियों से भी आगाह करें। इस खिताब में अफगानिस्तान का जिक्र भी मुतवक्को है और इसकी मुकम्मल कवरेज हम आपके लिए कल के शो में लेके आएंगे। फिलहाल अफगानिस्तान
پاکستان کے معاملے پہ یہ بات کرنا چاہیں گے ہم کہ ضمنی حقائق کو دیکھتے ہوئے صدر ٹرمپ کے طالبان سے مذاکرہ نہ کرنے کے فیصلے سے کیا حاصل ہوگا، اور اس بارے میں ہم بات کریں گے واشنگٹن کے تحقیقی ادارے کیرو انسٹیٹیوٹ سے منسلک تجزیہ کار سحر خان سے۔ سحر، ویلکم ٹو ویو 360۔ تو صدر ٹرمپ کا یہ بیان کہ فی الحال ہم مذاکرات نہیں کریں گے، اس کا وقت آئے گا لیکن ابھی وہ وقت دور ہے ان کی نظر میں، کیا وجہ نظر آتی ہے آپ کو اس بیان کی؟ جی، امریکی گورنمنٹس جو ہیں ہمیشہ کہتے آئیں کہ وہ دہشت گردوں کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کریں گے، تو جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ بھی اسی ٹرینڈ کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک دم سے بیان دیا کہ وہ طالبان کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کریں گے۔ تو جو بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو خاص طور پہ دیکھتے ہیں یہ ان کی ملٹری سینٹرک اپروچ کے ساتھ ساتھ رکھتی ہوئی ہے، اور پھر وہ چاہتے بھی ہیں کہ وہ ایک لگیں کہ وہ ٹف ہیں، ہاک جس کو کہتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف بات یہ بھی ہے کہ افغانستان میں امن کے لیے پالیسی یہی ہے کہ جی امن مذاکرات بہرحال ضروری ہوں گے، ایک سیاسی حل ہی چاہیے، پولیٹیکل ریزولوشن کے علاوہ کوئی چارہ نہیں اس جنگ کو ختم کرنے کا۔ تو جب ایسی اسٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے تو اس سے یہ تاثر، جس طرح آپ نے بھی کہا کہ صدر نیگوشیٹ نہیں کرنا چاہتے دہشت گردوں کے ساتھ، اگر ایسا ہی رہے گا تو پھر یہ جنگ کیسے ختم ہوگی؟ جی، جنگ جو ختم ہوگی وہ جیسے آپ نے کہا ایک سیاسی نیگوشیشن کی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے، وہ طالبان کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو امریکہ کا جو یہ اپروچ ہے یہ اصل میں اپنے آپ کو ہی وہ جیسے ایک خراب پوزیشن میں ڈال رہے ہیں، اور یہ پاکستان کے اندر بھی یہ خیالات ڈال رہے ہیں کہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ ایک ملٹری اپروچ رکھے، اپنے ٹروپس افغانستان میں رکھے، اور بلکہ یہ میسج دے رہا ہے امریکہ کہ ایک ملٹری وکٹری جو ہے وہ پاسبل ہے افغانستان میں۔ لیکن پچھلے 16 سال سے ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ طالبان کو یہ لوگ ہرا نہیں سکتے، تو اس لحاظ سے طالبان کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، طالبان کے رویے کی بات کرتے ہیں، ہم نے دیکھا پچھلے کچھ دنوں میں بڑے بڑے اٹیکس ہوئے ہیں، اور ان کا بھی جو مذاکرات کی جانب رویہ ہے اس سے کچھ کنفیوژن کریٹ ہو رہی ہے۔ ایک تو وہ کابل میں اپنا دفتر کھولنے میں دلچسپی نہیں ظاہر کر رہے، اس کے علاوہ کبھی وہ پاکستان آتے ہیں، کبھی ٹرکی میں بات چیت ہوتی ہے لیکن پھر تردید ہو جاتی ہے۔ تو ان کی طرف سے آپ کیا کہیں گی، کس طرح کے سگنلز اس وقت دیے جا رہے ہیں امریکہ کو اور انٹرنیشنل کولیشن کو؟ جی، جو طالبان ہے وہ یہ سب سے پہلی سگنل یہ دینا چاہتا ہے کہ وہ جو ہے ہرایا نہیں جا سکتا، لیکن طالبان کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ کنونشنلی وہ ہرا نہیں سکتے امریکن اور ایلائی فورسز کو، مطلب ایک سٹیل میٹ ہوگا، بالکل نہ وہ ہرا سکتے ہیں نہ ہرا سکتے، بالکل بالکل۔ تو وہ میسج یہ ایک تو دینا چاہ رہے ہیں کہ بھئی ہم یہاں ہیں موجود، اور ہمارے بغیر یہ جنگ ختم نہیں ہو سکتی، اور ہمارے بغیر افغانستان میں امن بھی نہیں آ سکتا۔ اس سارے میں آپ کو افغان حکومت کہاں نظر آتی ہے؟ امریکہ کے بیانات سامنے آتے ہیں، طالبان کی ایکٹیویٹی ہم دیکھتے ہیں، افغان حکومت کی کتنی سے ہے، کتنا اختیار ہے اس سارے میں؟ تو غنی صاحب کی جو حکومت ہے وہ حمید کارزائی کی حکومت سے ذرا مختلف ہے۔ غنی صاحب نے یہ کوشش کی ایک سب سے پہلے کہ وہ طالبان اور پاکستان کو وہ میز پہ لے کے آئیں بات چیت کے لیے، نیگوشیشن کے لیے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ وہ ریجن میں بتائیں کہ یہ افغانستان میں جنگ ہو رہی ہے لیکن یہ افغانی جنگ نہیں ہے، یعنی افغانستان ایک وکٹم ہے، کیونکہ اتنے فورن فائٹرز اب ہیں افغانستان میں کہ غنی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ پوری دنیا ذرا فوکس کرے اس بات پہ اور پھر جنگ ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اور پھر تیسری چیز جو انہوں نے فوکس کی ہے وہ یہ کہ وہ اپنی کیپیسٹی کو بڑھائیں، تو جیسے انہوں نے ہندوستان سے ویپنز خریدیں، امریکہ سے ویپنز خریدیں، چین رشیا سے ویپنز خریدیں۔ تو غنی گورنمنٹ جو ہے ایک لحاظ سے تو بالکل بیچ میں ہے، اور دوسرا وہ یہ بھی چاہتی ہے کہ نیگوشیشنز شروع ہیں، کہ کوئی پولیٹیکل اگریمنٹ ہو، کیونکہ جو ملٹری اپروچ ہے وہ اب زیادہ دیر نہیں چل سکتی کامیابی سے۔ پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ سال آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا اچیو ہو پائے گا اس سال میں؟ یہ سال شروع تو بہت ہی خطرناک طریقے سے ہوا ہے، جتنے بھی ابھی تک 3 حملے ہو چکے ہیں کابل پہ، اگر یہ جاری رہا تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سب سے خطرناک سال ہوگا۔ جب تک طالبان کو یہ لوگ سیریسلی نہیں لیتے اور کہتے نہیں کہ یہ میز پہ آئیں، اور جب تک امریکہ بات چیت نہیں کرے گا طالبان سے، وائلنس بڑھتا جائے گا۔ اور لیکن لگتا ہے کہ ایک سرکل میں موو کر رہے ہیں کہ ایک طرف کوشش یہ ہے کہ طالبان کو کرش کریں گے تو مذاکرات کی میز پہ لائیں گے، کرش وہ ہو نہیں رہے اور وہ کرش نہیں ہو رہے تو ہم مذاکرات نہیں کریں گے، تو لکس لائک وی آر گوئنگ ان جسٹ اے سرکل۔ جی جی بالکل، اینڈ بات یہ جو سرکل کو بریک کرنے کے لیے امریکہ کو اپنا مائنڈ سیٹ بدلنا پڑے گا۔ آلرائٹ، سحر خان ہمارے ساتھ تھیں کیرو انسٹیٹیوٹ سے۔ سحر، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ فار یور انسائٹ۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور پاکستان سمیت دنیا بھر سے بریکنگ نیوز اور خبروں کی تفصیلات کے لیے آپ جب چاہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ شام کے علاقے افرین میں کرد ملیشیا کے خلاف ترک فوج کے آپریشن میں مقامی ثقافتی ورثے کو سخت نقصان پہنچنے کے شواہد مل رہے ہیں۔ ملبے کا یہ ڈھیر جو آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اب سے کچھ روز پہلے تک ایک گرجا گھر تھا جو 8ویں سے 10ویں صدی قبل مسیح میں تعمیر کیا گیا تھا اور انجیل میں حضرت سلیمان سے منسوب عبادت گاہ سے بہت مشابہت بھی رکھتا تھا۔ جمعے کو ترک فوج اور اس کے شامی اتحادیوں کے حملے میں
इमारत का 60% हिस्सा तबाह हो गया। फिलहाल ये वाज़ेह नहीं कि हमले से पहले ये किस हाल में था, लेकिन तुर्क फौज वाक़े की तहकीकात कर रही है। कुर्द मिलिशिया YPG के खिलाफ तुर्की का ऑपरेशन 20 जनवरी से जारी है। और दुनिया भर से मिलने वाली कुछ मज़ीद अहम और दिलचस्प खबरें आइए देखते हैं आज के वर्ल्ड व्यू में। कीनिया में इंतजामिया ने अपोजिशन की एहतजाजी रैली के पेश नज़र तमाम खबर रसां इदारों की नशरियात रोक दी है। नैरोबी में भारी नफरी आयद कर दी गई है, जहां अपोजिशन लीडर रॉयला ओडिंगा एहतजाजी तौर पर अलामती सदारती हलफ उठा रहे हैं। मुल्क के अटॉर्नी जनरल का कहना है कि रायला के इस इक़दाम को गद्दारी समझा जाएगा, जिसकी सजा मौत है। शाम के हिज़्ब इख्तिलाफ ने रूस के शहर सूची में होने वाली अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार कर दिया है और कहा है कि उनकी नुमाइंदगी तुर्की का वफ्द करेगा। दूसरी तरफ रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सफारतकारों और साइंसदानों ने गुज़िश्ता साल शाम में किए जाने वाले कीमियाई हमले का ताल्लुक शामी हुकूमत के कीमियाई ज़खायर से जोड़ा है। सऊदी हुकाम ने करप्शन ऑपरेशन में गिरफ्तार किए गए तमाम अफराद को होटल रिट्स कार्ल्टन से रिहा कर दिया है। रियाज के इस होटल को गिरफ्तार किए जाने वाले अफराद की रिहाइश और उनसे तहकीकात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। खरीदो फरोख्त की ऑनलाइन कंपनी अमेज़न ने अमरीकी शहर सियाटल में मसनूई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तर्ज का नया दफ्तर खोल दिया है। इमारत में इदारे के मुलाजिमीन के लिए 40,000 पौधों और आबशारों के दरमियान ट्री हाउस मीटिंग रूम्स बनाए गए हैं। एक साल पहले सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 6 मुसलमान अक्सरियत ममालिक से मुसाफिरों की आमद पर पाबंदी का हुक्मनामा जारी किया था, जिसे सिर्फ सड़कों पर ही नहीं अदालतों में भी चैलेंज किया गया। हुक्मनामे के इजरा का 1 साल मुकम्मल होने पर वाशिंगटन DC में एक बार फिर व्हाइट हाउस के सामने मुजाहरे किए गए। हम सब जानते हैं मौजूदा इंतजामिया की मुसलमानों और पनाह गुज़ीनों पर पाबंदियां इम्तियाजी, गैर आईनी और नाकाबिले कबूल हैं। ट्रंप इंतजामिया इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करती है कि यह बैन मुसलमानों को निशाना बनाता है। सदर ट्रंप अमेरिका में मुकीम करीबी रिश्तेदारों की मदद से यहाँ की शहरियत हासिल करने या चेन माइग्रेशन की सहूलत को भी ख़त्म करके मेरिट की बुनियाद पर इमिग्रेशन का निज़ाम तश्कील देना चाहते हैं। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी का इदारा और अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस भी सदर के इस मंसूबे की हिमायत करते हैं। ये वक्त है कि हम इमिग्रेशन के बेहतरीन कवानीन और इनका निफाज यकीनी बनाएं। अमेरिकी अवाम ने बहुत इंतजार किया है। हम ऐसा निज़ाम बनाना चाहते हैं जो कौमी मफाद में हो। यही अजीम कौमें करती हैं। इसमें कुछ गलत नहीं कि इमिग्रेशन की ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जो अमेरिका को मजबूत और अजीम बनाए। लेकिन बहुत से आम अमरीकियों की राय में ये अमेरिका में ऐसे लोगों को खुशामदेद कहने की रिवायत के खिलाफ होगा जो बेहतर ज़िंदगी के ख्वाब लिए यहाँ आते हैं और इस मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालते हैं। इमिग्रेशन निज़ाम में क्या तब्दीलियाँ आएंगी, ये फैसला कांग्रेस करेगी। इस वक्त सदर ट्रंप के ट्रैवल बैन में ईरान, लिबिया, सोमालिया, शाम, चाड, यमन और शुमाली कोरिया शामिल हैं। सिर्फ वेनेजुएला वो मुल्क है जिसके मखसूस सरकारी अफसरान पर ही पाबंदियाँ आयद की गई हैं। इन मुल्कों के शहरियों को वीज़ा हासिल करने के लिए अमेरिका में किसी शख्स या इदारे से अपना ठोस ताल्लुक़ साबित करना होगा। और इस सदारती हुक्मनामे पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अप्रैल में मज़ीद बहस होगी। लेकिन 1 साल के दौरान सफरी पाबंदियों से लोगों की ज़िंदगियाँ कैसे मुतासर हुई हैं, इस बारे में आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। न्यूयॉर्क के इलाके ब्रुकलिन की एक सर्द दोपहर में नमाज के बाद कुछ नौजवान गपशप कर रहे हैं, लेकिन इन दिनों उनके पास बात करने के लिए हल्के फुल्के मौज़ूआत कुछ कम हैं, क्योंकि सदर ट्रंप की जानिब से सफरी पाबंदियों के हुक्मनामों और उन पर मुतअद्दिद अदालती फैसलों के असरात महसूस किए जा रहे हैं। तस्वुर करें कि आप अपनी माँ बाप, बहन भाई से दूर हैं और आपको पता है कि वो जहाँ है वहाँ महफूज नहीं। ये लोगों के लिए बहुत परेशान कुन है। अली अब्दुल का ताल्लुक यमन से है, जहाँ 3 साल से खाना जंगी जारी है और यमन उन 6 मुस्लिम अक्सरियती ममालिक में से भी एक है जिनसे ताल्लुक रखने वालों के अमेरिका दाखिले पर पाबंदी लगाई गई। 1 साल कबल उस हुक्मनामे के सामने आते ही मुल्क भर के हवाई अड्डों पर लोगों ने एहतजाज किया था। लेकिन गुज़िश्ता साल सितंबर में जारी होने वाले तीसरे हुक्मनामे में वस्ती अफ्रीकी मुल्क चाड को भी शामिल कर दिया गया। ये वहाँ से ताल्लुक रखने वालों के लिए हैरान कुन था। हसन मायो अबाकाका के पास ग्रीन कार्ड है और उनका ताल्लुक चाड से है। वो न्यूयॉर्क में 19 बरस से मुकीम है, लेकिन वो कहते हैं कि जब से चाड को सफरी पाबंदियों में शामिल किया गया है वो तो जैसे फंस के रह गए हैं। वो कारोबार करने या खानदान से मिलने के लिए बैरून मुल्क जाने के बारे में फिक्रमंद है। हम यहाँ कानूनी तौर पर रह रहे हैं। हम कारोबार के लिए आना चाहते हैं, लेकिन हम डरते हैं कि बॉर्डर पर अहलकारों का हमारी जानिब न जाने का ऐसा रवैया हो।
जबकि यमन से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद मुस्ले 1 साल के दौरान अपने आबाई वतन का सफ़र करके आए हैं। अगरचे ग्रीन कार्ड के बायस उन पर सफरी पाबंदियों का इतलाक नहीं होता, लेकिन वो कहते हैं कि वापसी पर सिक्योरिटी एहलकारों का रवैया हवाई अड्डे पे उनसे काफ़ी मुख्तलिफ था। वो बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं, आपका फ़ोन ले लेते हैं ताकि देख सकें कि इसमें क्या है, तस्वीर वगैरह देखते हैं। ये अजीब बात है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ट्रैवल एजेंट वदा मुबारिस के ज़्यादातर गाहक यमनी हैं। पिछले 1 साल के दौरान उनके कारोबार में 50% तक कमी आई है। उन्हें डर है कि अगर हालात ना बदले तो कारोबार कहीं बंद ही ना हो जाए। पाबंदी की वजह से उनकी बीमार वालदा भी यमन में फंस के रह गई हैं। हम कारोबार के बगैर तो रह सकते हैं, लेकिन घर वालों के बगैर नहीं। सदारती हुक्मनामे के मुताबिक ये अमरीकियों को दहशतगर्दी से महफूज रखने के लिए ज़रूरी है। रमोन टेलर की रिपोर्ट के साथ साकिबुल इस्लाम, उर्दू VOA। अमेरिका में ख़वातीन के हकूक़ की जद्दोजहद भी सदर ट्रंप के इंतखाब के बाद एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। कई शहरों में ख़वातीन ने रैलियां निकालकर अपने मसाइल पर आवाज़ बुलंद की है और फिर मी टू मुहिम ने सेक्सुअल हरासमेंट के मसले पर भी बहस का आगाज़ किया, जिस पे अब से पहले खुलकर बात नहीं की जाती थी। लेकिन अब बहुत सी ख़वातीन न सिर्फ अपने हकूक़ के बारे में आवाज़ उठा रही हैं, बल्कि अमली तौर पर भी एक बड़ा कदम उठाने का इरादा कर रही हैं। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता साल के वुमेन मार्च ने एलिसन गैलब्रेथ को पुरजोश कर दिया। मुझे भी जिंदगी का तजर्बा है। मैं जानती हूँ कि आम लोगों को किन मुश्किलात का सामना है। चंद हफ्ते कबल एलिसन ने अपने रिपब्लिकन रुकने कांग्रेस के खिलाफ लड़ने का फैसला उस वक्त किया जब रुकने कांग्रेस ने एलिसन की जानिब से हेल्थ केयर की सब्सिडी कायम रखने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वो बोले, मुझे नहीं लगता है कि अगर खवातीन हेल्थ इंश्योरेंस के लिए ज्यादा बिल अदा कर रही हैं तो किसी को इस पर एतराज होगा, लेकिन मुझे लगा कि खवातीन को जरूर होगा। एलिसन एक सिंगल मदर हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल करना जानती हैं और सरकारी इदारों के साथ काम करने का 10 साल तजर्बा भी रखती हैं। एलिसन का कहना है कि इन्हें अपने हरीफ की सियासी तजर्बाकारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने सोचा उन लोगों के पास सहूलत देने के लिए क्या है, ये क्या करते रहे हैं और आखिर इनकी काबिलियत क्या है। दुनिया भर में खवातीन की सियासत में नुमाइंदगी के लिहाज से अमरीका दुनिया के 103 मुल्कों से पीछे है। हाल ही में अरकान कांग्रेस की जानिब से बड़ी तादाद में इस्तीफों के बाद ये बात वाज़िया हो गई है कि जो खवातीन इन मुश्किलात के बावजूद इलेक्शन जीतने में कामयाब होती हैं, इन्हें कैपिटल हिल पर सख्त हालात का सामना करना पड़ता है। जिनसी तौर पर दूसरों का इस्तेसाल करने वाले लंबे अरसे से कांग्रेस यानी अवाम के इदारे में आज़ादाना फिरते रहे, जबकि जिनसी इस्तेसाल और तशद्दुद का शिकार अफराद को तन्हा छोड़ दिया गया, उनका मजाक उड़ाया गया और उन्हें शर्मिंदा करके खामोश कर दिया गया। मगर अब बहुत हो गया। Enough is enough. लेकिन अमरीका में मी टू के नाम से शुरू होने वाली बहस पर किसी एक जमात की इजारादारी नहीं। मैंने मी टू मुहिम का किसी एक सियासी जमात से ताल्लुक नहीं देखा, बल्कि इनका ताल्लुक सिन्फ से है। जेनिफर हिगिंस कहती हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुखालफत कई डेमोक्रेटिक खवातीन को सियासत में हिस्सा लेने के लिए आमादा कर रही है, लेकिन उनका कहना है कि रिपब्लिकन पार्टी उन खवातीन को फौकियत देती है जो मसाइल का हल निकालना जानती हैं और वाशिंगटन के माहौल को बेहतर बनाने की ख्वाहिशमंद हैं। इस कांग्रेस की फोकियत और तवज्जो रिपब्लिकन पार्टी को मुतनवे बनाने पर है, बल्कि इससे भी बढ़कर ये कि खवातीन को इमिग्रेशन और मी टू जैसे मुश्किल मसाइल पर बात करने के लिए टेबल पर लाएं और वो बताएं कि किस तरह वाशिंगटन में भी जिनसी हरास के वाकयात आम हैं। ये एहसास सियासी इख्तलाफात से बालातर नजर आ रहा है। अगर कोई वक्त हो सकता है तो वो यही वक्त है। ये नए ख्यालात हैं जो अमरीकी कांग्रेस का चेहरा ही नहीं रवायती किरदार भी तब्दील कर सकते हैं। कैथरीन जेप्सन के साथ वर्दा खलील, उर्दू VOA। भारत के ज़ेर इंतज़ाम रियासत जम्मू कश्मीर में हाई स्कूल के गरीब तालिब इल्मों के लिए एक मुफ्त कोचिंग प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है ताकि उन्हें मुकाबले के इम्तहान के लिए तैयार किया जा सके। इस प्रोग्राम को CM सुपर 50 का नाम दिया गया है क्योंकि रियासत की वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने डिविजनल सतह पर इसका आगाज़ किया है। मज़ीद जानते हैं इस हफ्ते के एजुकेशन सेगमेंट में। साइंस के θ/2g इंटू ये किस में आ जाएगा? रियासत के तमाम इजला में चलाए जाने वाले इस कोचिंग प्रोग्राम का मकसद मुस्तहिक तालिब इल्मों को एक प्लेटफॉर्म फराहम करना है जो प्राइवेट इदारों की फीस अदा करने की इस्तिताअत नहीं रखते। यहाँ उन्हें रियासती और कौमी सतह पर मुकाबले के इम्तिहानों के लिए तैयार किया जाता है।
With the velocity V1. इस कोचिंग प्रोग्राम में इंजीनियरिंग, मेडिकल और दीगर प्रोफेशनल कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। जो सीएम ने स्टार्ट किया है सुपर 50, इससे स्टूडेंट्स को एक तो इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, तो दूसरी तरफ से यहाँ पे स्टाफ जो है इट्स वेरी मच बेस्ट आई थिंक, क्योंकि इन्हें ट्रेनिंग भी मिली है पहले, उसके बाद इन्हें यहाँ पे लाया गया है हमें पढ़ाने के लिए। तालिब इल्म इस प्रोग्राम से बेहद खुश हैं। हजारों की तादाद में 12वीं पास लड़के लड़कियों ने इस प्रोग्राम के लिए दरख्वास्तें जमा कराई थी, जिसके बाद इंट्री टेस्ट कराए गए और आखिरकार 1263 तालिब इल्मों का इंतखाब किया गया है। इसका बुनियादी मकसद ये है कि वो कैंडिडेट्स जो टैलेंट होने के बावजूद, मेरिट होने के बावजूद भी ड्यू टू डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स या और कॉन्स्टेंट्स हैं जिसकी वजह से वो कोचिंग नहीं ले पाते हैं, टू प्रोसीड फर्दर या टू गो अहेड इन डिफरेंट प्रोफेशनल फील्ड्स, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे सिविल सर्विसेज हो। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जारी कशीदगी की वजह से तालिब इल्म सही तौर पर तालीम हासिल नहीं कर पाते। दूसरे यहाँ के मुख्तलिफ अजला में बेशुमार प्राइवेट ट्यूशन सेंटर्स मौजूद हैं, लेकिन उनकी फीसें ज़्यादा होने की वजह से मुतवसत या कम आमदनी वाले ख़ानदान बहुत कम वहाँ का रुख करते हैं। इसलिए हुकूमत की जानिब से ये मुफ्त सुपर 50 प्रोग्राम बहुत मकबूल होता जा रहा है। नीलोफर मुगल, उर्दू VOA। कराची को कंक्रीट का जंगल कहा जाता है, लेकिन इसी शहर में शहजाद कुरैशी ने लगाया है एक असली जंगल। ये काम कितना मुश्किल था, उन्हीं से जानते हैं। टेड टॉक देखी, एक साहब हैं शुभेंदु शर्मा के नाम से, उनकी एक छोटी सी तकरीर थी टेड में, जिसमें उन्होंने ये दिखाया कि यार उन्होंने एक 100 स्क्वायर मीटर के अंदर भी एक बहुत ही छोटी सी जगह में भी एक जंगल खड़ा कर दिया और वो बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ना, फलना फूलना शुरू हो गया। तो मैंने कहा यार इतनी मुश्किल चीज़ तो नहीं लग रही है जितना ये लोग इसको बना देते हैं। तो मैंने कहा इससे अच्छा तरीका मुझे तो नहीं कोई नज़र आ रहा। मैंने उनको बुलाया और ये जंगल आबाद किया। हरे भरे घने दरख्त, दिलकश फूल, ये खूबसूरत जंगल उसी कराची में है जिसे कहा जाता है कंक्रीट का जंगल। शहजाद कुरैशी ने खाली ज़मीन पर कोई मकान या इमारत बनाने के बजाय शहर में बढ़ती फिजाई आलूदगी को कम करने के लिए खुद से कुछ करने का सोचा। सूरज की रोशनी होती है, वो ये कंक्रीट एब्जॉर्ब कर लेती है और उसके बाद स्लोली रिलीज़ करती है। तो एक्चुअली आपका जो टेम्परेचर ऑफ द पूरा सिटी के अंदर का जहाँ मौजूद है वो कम नहीं होता, वो रात गए तक जो है वो काफ़ी गर्मी रहती है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन होता है। उसके लिए ज़रूरी है कि इन सरफेसेस को ग्रीन कवर से जो है ना वो कवर कर दिया जाए। 2 साल पहले 1000 से ज़्यादा 45 इकसाम के मकामी पौधे लगाकर कराची के पहले अर्बन फॉरेस्ट प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ। फिर शहजाद कुरैशी ने इन पौधों की अफजाइश में कोई कसर ना छोड़ी। पूरा जंगल उन्होंने अपने जाती खर्चे पर बनाया है। These trees are actually factories that do so much for us. ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, गर्द, पोलन, ऐश जो हवा में गर्द घूम रही होती है वो ये कैप्चर कर लेते हैं। सुखचैन का एक दरख्त हमारे पास बड़ा अच्छा चला यहाँ पे, नीम ऑब्वियसली हमारे नेटिव है, बहुत अच्छी चलती है, बादाम का दरख्त है, बेर हैं, कनेर का दरख्त है विच इज़ अ फ्लावरिंग ट्री। शहजाद कुरैशी कहते हैं शहर में हर जगह जंगल आबाद करके कयामत खेज गर्मी से होने वाले इंसानी जानों के नुकसान से बचा जा सकता है। 1 एकड़ से ज़ायद रकबे पर फैले इस जंगल में पायदार शजरकारी करने पर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने उन्हें एतराफ़ की ज़मीन भी इस काविश पर गिफ्ट कर दी कि वो इसे भी दरख्तों का जंगल बना देंगे। ये था आज का व्यू 360। फीडबैक आप हमें दे सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। सारा सामान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।